गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे 10वीं के सामाजिक विज्ञान के विशेष टॉपिक के राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो अगर अपन बात करें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का ही एक सदस्य के रूप में होता है। कार्यपालिका की अगर अपन बात करें तो कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है, जो अपन ने पहले बात की थी व्यवस्थापिका से संबंधित है। इसे कार्यपालिका के अंतर्गत विशेष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी ये सारे सदस्य और ये मंत्री मिलकर के जो एक समिति बनती है उसे कार्यपालिका के नाम से जानी जाती है और ये केंद्र स्तर पे इसका गठन होता है, इसलिए इसे संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का विशेष उल्लेख अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई बार कॉम्पिटिशन के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कितने होते हैं। राष्ट्रपति एक ही होता है। अनुच्छेद 53 की अगर अपन बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। कहने का मतलब है कि संघ की कार्यपालिका की अगर अपन बात करें ये समूह शक्तियां इस राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, नाम मात्र प्रधान होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान की अगर अपन बात करें तो प्रधानमंत्री होता है और उसके सहयोगी मंत्री परिषद। लेकिन अगर अपन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की अगर अपन तुलना करें तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर के मंत्री परिषद का गठन करेगा और इस मंत्री परिषद का गठन लोकसभा से किया जाता है। लोकसभा से। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री इसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा, जो प्रधानमंत्री विशेष सहयोग लेगा मंत्री परिषद का। अगर अपन बात करें ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन की संघात्मक व्यवस्था का ही एक रूप अपनाया गया है, जो दो रूप में है। कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान मतलब कानूनी रूप से राष्ट्रपति और वास्तव में कौन है प्रधानमंत्री। तो ये अपने बात की थी राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत 52 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, कौन से अनुच्छेद के तहत 53 के तहत। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का एक नाम मात्र या औपचारिक प्रधान होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान की अगर बात करें संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगली अपन बात करेंगे इसमें राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। पहली योग्यता की अगर अपन बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और विशेष उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत आयु है वो 25 वर्ष। राज्यसभा की अगर अपन बात करें तो राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष और वहीं अगर अपन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है, इससे अधिक हो। वहीं अगर अपन बात करें राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा
होना चाहता है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वही उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है। अगले अगर बात करें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के लाभ के पद धारण नहीं किया गया हो, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और विशेष राष्ट्रपति संसद अथवा राज्यों की विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। या फिर राष्ट्रपति चुनने के बाद में उसको अपनी वो सदस्यता त्यागनी पड़ती है। राष्ट्रपति संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अगले पर बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से होता है। और ये पद्धति हो जाएगी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोबारा किया जाता है। इसमें विशेष राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी प्रणाली के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं, जो चुन करके आते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सदस्य
संविधान में 70वां संवैधानिक संशोधन किया गया और ये संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया। इस संशोधन के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं। तो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होती है। जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा जनता चुनकर के राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत अपने सदस्य पहुंचाते हैं। जनता अपने में से कुछ विधायक या फिर सांसद के रूप में चुनकर के लोकसभा के अंतर्गत भी सदस्यों को भेजा जाता है, लोकसभा। लेकिन अगर अपन राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य जाएंगे वो विधानसभाओं से जाते हैं। इन लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 70वें संविधान संशोधन से पहले केवल संसद और राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते थे वही राष्ट्रपति को अपना मत देते थे। लेकिन 1992 के अंदर 70वें संविधान संशोधन किया गया और उसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को भी साथ में जोड़ा गया। केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। चाहे वो विधानसभा के अंतर्गत सदस्य हो कोई मनोनीत, या फिर राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत हो, या फिर संसद के सदस्यों की अगर अपन बात करें, इनमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं। अगले अपन बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, किस प्रकार से इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसमें संसद राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति द्वारा किया जाता है। यह चुनाव गुप्त होगा, वे मतपत्र के द्वारा, वे वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान नहीं होता है, मतपत्र काम में लिया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें जो सफल उम्मीदवार होता है, सफल उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा
प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र होता है न्यूनतम कोटा। इसमें दिए गए मतों की संख्या और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो लोग खड़े होते हैं, उनकी कितनी संख्या थी और भाजपा 1000। इस सूत्र के द्वारा न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। इसमें संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाएं और केंद्रीय क्षेत्रों की अगर अपन बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव को एक विशेष मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये चुनाव गुप्त मत पत्र के द्वारा होता है। मत पत्र की अगर अपन बात करें तो एक प्रकार का कागज होगा और उसी कागज के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम लिखे हुए होते हैं और उनके आगे जैसे एक मतदाता है वो सभी राष्ट्रपति को अपना मत देगा। एक मतदाता सभी राष्ट्रपति को मत देता है तो उसमें वो अपनी पसंद करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सदस्य है, उसके अनुसार राष्ट्रपति बनना चाहिए सी, तो उसके लिए पहले पसंद इसको भरा जाएगा। उसके अनुसार मान लिया अगर इससे को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद में ये इसको राष्ट्रपति के रूप में चाहता है। अगर ये भी ना बने तो फिर इसको इस रूप में वो इनको एक पसंद के रूप में संख्या देगा और इसी के अनुसार मतों की संख्या हो जाएगी। मतों की संख्या और उस राष्ट्रपति पद के लिए कितने लोग खड़े हैं उनका भाग दे करके और उसमें 1000 का भाग और दे दिया जाएगा, वो न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा और उस संख्या को प्राप्त करने वाला जो सदस्य है वो राष्ट्रपति बन जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।